नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आज तेजस्विनी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा महिला चेहरा से करा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की जटिल राजनीति में उभरी हैं और न सिर्फ उस उभरने में अपनी छोटी सी पार्टी के अस्तित्व को जीवित रखा, बल्कि वहां से संघर्ष करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग का एक वो चेहरा बनी हैं जो संसद तक पहुंची हैं। इस पूरे सफर में उन्होंने राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव देखे, पारिवारिक विवाद भी देखा है और अब जहां खड़ी हैं वहां से किस तरह से वो अपने प्रदेश को एक नया रूप देने के लिए सोचती हैं और केंद्र में सरकार के साथ जब वो हैं तो आने वाले समय में, भविष्य में वो किस तरह से देश के विकास में महिलाओं को जोड़ सकती हैं और किस तरफ इस विकास को उन्हें लगता है कि पिछड़ा वर्ग को लेकर चलने की ज़रूरत है। इन सब पर हम बात करेंगे। हम आपकी मुलाकात कराते हैं अनुप्रिया पटेल से, जो मिर्ज़ापुर से सांसद हैं। इनसे चर्चा भी जारी रखेंगे, लेकिन आइए एक बार नज़र डालते हैं कैसा रहा है इनका अभी तक का सफ़र। 16वीं लोकसभा में 61 महिलाओं को जनता ने चुनकर संसद भेजा है। यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। 543 सदस्यीय लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 2009 के 58 महिलाओं से ज्यादा है। पहली बार संसद पहुंचने वाली महिला सांसदों में मिर्जापुर से अपना दल की युवा महिला सांसद अनुप्रिया पटेल भी हैं। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1% वोट पाने वाले अपना दल को एक नया तेवर देने वाली रोहनिया वाराणसी से विधायक भी रही अनुप्रिया पटेल ने कभी सोचा नहीं था कि वे कभी राजनीति में भी आएंगी। कानपुर में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन और नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में एमए किया। उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी ली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 17 अक्टूबर 2009 को सड़क दुर्घटना में अपना दल के अध्यक्ष सोनेलाल पटेल की अचानक हुई मौत के बाद सब कुछ बदल गया। इस घटना के 15 दिन पहले ही अनुप्रिया का विवाह लखनऊ के एक सिविल इंजीनियर आशीष कुमार से हुआ था। 4 बहनों में तीसरे नंबर की अनुप्रिया को पिता की मृत्यु के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना नेता चुन लिया। अनुप्रिया ने संगठन को मजबूत किया और पार्टी के तेवर और तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर संसद तक अपनी पार्टी के 2 सांसदों के साथ महिला और उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिनके लिए उनके पिता संघर्ष करते रहे। अपना दल की पहचान भले ही पूर्वांचल के कुछ जिलों में कुर्मी जाति में पैठ रखने वाले दल के रूप में हो, लेकिन अनुप्रिया पटेल पिछड़ा, पसमानदा और दलित भागीदारी पर आधारित सामाजिक न्याय और भागीदारी के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही हैं। अन्य जाति के युवाओं के बीच भी उनकी पहुंच बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह महत्वपूर्ण बदलाव है। बावजूद इसके उत्तर भारत में सत्ता और इससे जुड़े केंद्रों में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है, जो राजनीति का एक संक्रमण काल है। महिला सशक्तिकरण भी अनुप्रिया के एजेंडे में ऊपर है और महिला उत्पीड़न के खिलाफ वे काफी मुखर भी रही हैं। निसंदेह अनुप्रिया भारतीय समाज में हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों की सशक्त आवाज बनकर उभर रही हैं। अनुप्रिया, सबसे पहले तो अगर अभी के बजट सत्र की भी बात करें, बजट सत्र खत्म होते होते इस बार का जो महिला दिवस था उस पर यह देखा गया कि तमाम महिला सांसदों ने संसद में अपनी बातों को रखा। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है सशक्तिकरण की वो परिभाषा क्या है और उसको सशक्त करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर मैं महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करूं, तो मुझे लगता है कि उसे आर्थिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त होना चाहिए। एम्पावरमेंट इज़ अ कंप्लीट टर्म, अ होलिस्टिक टर्म। इसलिए आज ज़रूरत है कि एक महिला पैसे भी कमाए। ज़रूरी है कि वो समाज में पुरुषों की अपेक्षा दूसरे दर्जे की नागरिक न समझी जाए और उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में एक करेज जो होता है वो दिखना चाहिए कि जीवन में कोई भी चुनौती हो तो मैं उसका सामना कर सकती हूँ। मुझे मेरे अस्तित्व से प्यार है। अपनी पहचान को एक महिला के रूप में मैं पसंद करती हूँ, उसे स्वीकार करती हूँ और उसे स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि जब ये तीनों पहलुओं पे हम सशक्त होते हैं तब हमारा सशक्तिकरण पूरी तरीके से
महत्वपूर्ण माना जा सकता है। रही बात इस बात के बजट सत्र की, तो सिर्फ इसी सत्र में नहीं बल्कि हर सत्र में संसद में मेरी जो साथी महिलाएं हैं बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। और इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारे आम बजट पे चर्चा हुई और उसके अंत में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहकर ही शुरुआत की कि मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बार की चर्चा में बहुत सारे सदस्यों ने प्रतिभाग किया, लेकिन महिला सदस्यों की जो चर्चा रही, जो उनके वक्तव्य रहे, जो उनके भाषण रहे, जो उनकी विश्लेषण की एक क्षमता दिखी, वो पुरुष सदस्यों से बहुत बेहतर थी। और फाइनेंस को आमतौर पे कहा जाता है कि ये महिलाओं का विषय नहीं होता है। तो जब मैंने एक महिला सदस्य के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी के मुख से ये टिप्पणी सुनी, तो एक महिला होने के नाते मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि चलिए हमारी संसद में एक नई परंपरा की, समझिए कि एक आधारशिला रख दी गई है। वित्त के मामले को ही नहीं, राजनीति में भी महिलाओं को पुरुष सत्तात्मक समाज में समझा जाता है कि राजनीति मतलब पुरुषों का वर्चस्व। आप तो युवा 34 साल की एमएलए रही 2012 में, फिर संसद का चुनाव लड़ा और अब लोकसभा में। आपको क्या लगता है महिलाओं को राजनीति में लेकर सोच में तब्दीली हुई है? क्योंकि एक लंबा अरसा तो हो गया महिलाओं का संसद तक पहुंचते पहुंचते, और विधानसभाओं में भी। देखिए, मैं जीवन के किसी भी क्षेत्र की अगर बात सोचती हूँ, राजनीति भी एक क्षेत्र है, तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो बराबरी कायम होनी चाहिए थी वो हो सकी है। हमारा समाज एक पेट्रियार्कल समाज है, इसलिए मैं बहुत जल्दी इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकती कि हर जगह बराबरी हमें तुरंत मिल जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से हमारे समाज ने बदलाव के सकारात्मक संदेश दिए हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में एक वो दौर भी था, एक वो वक्त भी था कि महिलाएं शिक्षा से भी वंचित रहती थीं, लेकिन आज महिलाएं शिक्षा का अधिकार भी पा रही हैं, धीरे धीरे पढ़कर बाहर भी निकल रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में वो कदम रख रही हैं, चाहे नौकरी हो चाहे राजनीति हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पॉलिटिक्स इज़ फ्री फ्रॉम एवरीडे सेक्सिज्म, एंड दैट वुड बी इनकरेक्ट, क्योंकि ऐसा है नहीं। और महिलाओं के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि केवल राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में women have to be twice as good to reach half as far as men. उनको मतलब आपकी दुगनी मेहनत लगती है तमाम क्षेत्रों में, जब आप पुरुषों से संघर्ष कर रही हो या फिर नहीं भी संघर्ष कर रही हो, उन क्षेत्रों में अपने आप को साबित करने के लिए। पुरुष जिस स्थान पर है उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमारी महिलाओं को जितनी मेहनत वो करते हैं उससे कई गुना करनी पड़ती है। सो दैट इन इट सेल्फ कन्वेज कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो जेंडर बेस्ड है, लिंग भेद को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ दूरी परिवर्तन की शुरुआत नहीं हुई है। हमने निश्चित रूप से कुछ दूरी तय की है और मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में और भी कुछ कदम हम आगे बढ़ेंगे और भी अच्छा माहौल हमारी महिलाओं के लिए होगा। अनुप्रिया, क्या राजनीति में आने के लिए सोचा था? क्योंकि अपना दल सुनेलाल पटेल साहब का एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। उनके इंतकाल के बाद क्या ये सोचा पार्टी को अब संभालने की ज़रूरत है, नेतृत्व देने की ज़रूरत है, या राजनीति की तरफ रुचि रही है शुरू से? कभी रुचि राजनीति की ओर रही ही नहीं और उनके जीवन काल में तो कभी सोचा भी नहीं, ख्याल भी नहीं आया कि उनके इस काम में किसी को आना भी है। अपने बारे में तो कभी नहीं सोचा। उनका निधन अचानक हुआ और अचानक ही पार्टी के लोगों ने मुझे चुना, पार्टी की बागडोर मेरे हाथों में थमाई और मैंने उस वक्त राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचा, मैंने एक बेटी की तरह सोचा। वो एक भावनात्मक क्षण था मेरे लिए। मेरे पिता एक अपने बहुत बड़े मिशन को, एक बहुत बड़े सपने को अधूरा छोड़कर अचानक गए थे और मैं समझती हूँ कि बेटियों को अपने माता पिता से बहुत लगाव होता है और पिता से खास करके। तो उस वक्त मैंने सिर्फ एक बेटी की तरह सोचा कि ये उनकी एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है, लेट मी एटलीस्ट टेक अ ट्राई। पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा
मैंने सोचा मुझे राजनीति की तो कोई समझ है नहीं, कोशिश करते हैं। कम से कम मुझे ज़िंदगी में कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि मैंने उनके अधूरे सपने को या उनके अधूरे मिशन को पूरा करने की कभी कोशिश भी नहीं की। मैं कोशिश करके नाकामयाब भी हो सकती हूँ, और मुझे ऐसा ही लगता था कि कामयाबी तो शायद ना ही मिले, क्योंकि जिस क्षेत्र के बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ उसमें मैं क्या ही करूँगी। बट आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ट्राई एंड डू whatever bit so that when I reach up there I am able to answer my father that I did it. तो मैंने जो भी किया सिर्फ एक बेटी की तरह उस समय सोचकर किया, और मुझे लगता है कि मेरे पिता जहाँ भी हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और एक के बाद एक सफलता मुझे मिली, उनके आशीर्वाद से मिली। किस तरह से आपको लगता है अब आगे आप सोचती हैं सोनेलाल पटेल की राजनीति और उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एम जो था पिछड़ा वर्ग को एक बेहतर जीवन, उनकी हिस्सेदारी दिलाने का था, आपको क्या लगता है इस दिशा में क्या किए जाने की अभी ज़रूरत है? समाज की अंतिम स्थान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए सोचना, उसके अधिकारों के लिए लड़ना, यही मेरे पिता की सोच थी, उनका मिशन था। और अगर समाज का हम नज़र डालें समाज के ऊपर, तो आज भी हमारे देश के अंदर जिस तरीके की जाति व्यवस्था हावी है, दलित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, विकास की मुख्य धारा से आज भी ये इन्हें जिस हद तक जुड़ना चाहिए ये नहीं जुड़ पाए हैं। और मेरे पिता पूरा जीवन उनके लिए संघर्ष करते रहे, और मुझे लगता है कि ताकतवर के लिए संघर्ष करने का तो कोई मतलब होता नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो हम में से हर एक जागरूक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि हम कुछ ना कुछ सार्थक, मीनिंगफुल अपने जीवन में करके जाएं। और उनका मिशन, उनकी सोच जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए थी, मैं उसके लिए कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करती हूँ कमिटेड, और कोशिश करती हूँ कि उनकी विचारधाराओं को लेकर सड़क से लेकर संसद तक मैं आवाज़ उठाऊँ, संघर्ष करूँ। जितनी क्षमता ईश्वर ने मुझे दी है उस ताकत के साथ मैं लड़ूँ, और ये मैं निरंतर करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि आगे भी अगर हम इसी सोच के साथ चलते रहेंगे तो हमारी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँची है, आज देश की लोकसभा में पहुँची है, तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों का परिणाम अच्छा ही होता है। आगे भी पार्टी की सोच और विचारधारा आगे बढ़ेगी मजबूती से। बड़ी सफलताएं बड़ी चुनौतियां भी लेके आती हैं। अनुप्रिया से जानेंगे कि किस तरह की अब चुनौतियां उनके सामने हैं, जब वो पार्टी को एक तरह से कह सकते हैं कि एक राज्य से निकाल के अब बाहर केंद्र के पटल पे लेके आ चुकी हैं। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें वो देख रही हैं, और किस तरह से अपने लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए किस तरह से वक्त निकालती हैं? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तेजस्विनी में। तेजस्विनी में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मिर्ज़ापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल से, और आइए जानते हैं किस तरह की चुनौतियां वो देख रही हैं। अनुप्रिया, बड़ी सफलताएं बड़ी चुनौतियां लेके आती है, किस तरह की चुनौतियां अब सामने आपको लगता है कि राज्य की राजनीति में भी पिछड़ा वर्ग को लेकर एक होड़ पिछड़े वर्ग को साधने की भी है, उसको लेकर आप किस तरह की चुनौतियां अपने सामने देख रही हैं और पार्टी के सामने? अगर मैं पिछड़े वर्ग की तरफ से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 55 से 60% पिछड़ी जातियों की आबादी है। और आज भी आबादी के अनुपात में देश की शिक्षा व्यवस्था में या देश की रोज़गार व्यवस्था में जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है। कारणों की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहना और जानना महत्वपूर्ण है
कि 90 के दशक में मंडल कमीशन के आने के बाद पिछड़ों की आबादी को देखते हुए लगभग उस समय उनकी आबादी 54% मानी गई थी और ये कहा गया कि कम से कम आधा यानी 27% तक उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रोज़गार में भी होना चाहिए, नौकरियों में होना चाहिए और शिक्षा में भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम इतने वर्षों बाद, 23 वर्षों बाद हम आरटीआई के आंकड़े निकाल कर देखते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगी कि क्लास 1 की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें पिछड़ी जातियों की भागीदारी जो 23 वर्षों में कम से कम 27% पहुंच जानी चाहिए थी, आज भी केवल 4.7% है। इसी प्रकार क्लास 2 की नौकरियों में, क्लास 3 की नौकरियों में या देश भर के जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जिस तरीके की भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। मेरा ये मानना है और मेरी पार्टी का ये मानना है कि जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में यदि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, सामाजिक बराबरी नहीं है, आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, आर्थिक आज़ादी नहीं है तो लोकतंत्र अधूरा है। हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, हमें एक वोट की ताकत मिली, हर व्यक्ति को मिली, तो उस दृष्टि से सब बराबर हैं। लेकिन क्या सामाजिक रूप से बराबरी आई? क्या आर्थिक रूप से बराबरी आई? नहीं आई। तो ये कैसे आएगी? सामाजिक ऊंच नीच, गैर बराबरी को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। तो शिक्षा की व्यवस्था में इतनी बड़ी आबादी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसी प्रकार यदि हमें अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है उसे दूर करना है, देश की आर्थिक स्रोतों में हमें यदि सबको भागीदार बनाना है तो हमें उनको प्रतिनिधित्व देना होगा, यानी रोजगार की व्यवस्था में हमें उनको हिस्सेदारी देनी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पिछड़ों के जो उनकी आज की स्थिति है उसका अवलोकन हो, उसका एक रिव्यू हो कि हम जो आरक्षण के हमने एक प्रावधान बनाया लेकिन हम उसको उसके क्रियान्वयन में, उसको लागू करने में कहीं ना कहीं हम सफल नहीं रहे। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा कर रहे थे मेक इन इंडिया की राहुल गांधी जी का जवाब देते हुए, तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई योजना कारगर नहीं है तो उसका उपहास मत उड़ाइए, आप ये बताइए कि उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो यदि मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यदि हमने आरक्षण का प्रावधान किया लेकिन फिर भी उसके क्रियान्वयन का जो लक्ष्य था उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो आज हमें खुलकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। और जैसे हमारा शरीर है, शरीर में अगर एक अंग काम करना बंद कर दे तो क्या पूरा शरीर स्वस्थ कहलाया जा सकता है? नहीं कहलाया जा सकता। तो उसी तरीके से देश की आबादी का एक बहुत बड़ा अंग है पिछड़ी जातियाँ, तो उन्हें भी हमें स्वस्थ बनाकर रखना है, उन्हें शिक्षा और रोजगार व्यवस्था से जोड़कर रखना है, तभी तो वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें सार्थक और खुले मन से, खुले दिमाग से चर्चा करने की ज़रूरत है और उसके रास्ते निकालने की ज़रूरत है। अनुप्रिया, क्षेत्र में जाने का जब वक्त मिलता है और क्षेत्र में जब महिलाओं के साथ या अपने लोगों के साथ होती हैं आप, क्या आपको लगता है उन्हें आपको देखकर किस तरह का एहसास होता है और किस चीज़ की ज़रूरत आज की तारीख में उन तक पहुंचाने की है? कितना वक्त निकाल पाती हैं इस भाग दौड़ में? मैं बड़ी ईमानदारी से बात करूं तो जब मैं गांव में जाती हूं तो जो लड़कियां होती हैं 15, 16, 17, 18, 20 साल तक की, तो उनका झुकाव बड़ी तेज़ी से होता है। वो दौड़कर मुझसे मिलने आती हैं और आजकल तो सेल्फी कल्चर इतना चला है कि हर किसी को सेल्फी चाहिए। तो मैंने देखा है कि युवाओं में बड़ा उत्साह होता है और उसमें विशेषकर से लड़कियों में बहुत उत्साह होता है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल फील्ड है वो इतनी हेविली स्क्यूड है कि एक तो युवाओं के लिए दिक्कत, और युवाओं में भी कोई युवा महिला हो तो समझ लीजिए कि डबल चुनौती है। तो जब वो देखती हैं कि अच्छा दीदी इतनी यंग है और राजनीति में है तो वो बहुत खुश होती हैं और वो बहुत बार मुझसे आकर कहती भी हैं कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना है, मुझे क्या करना होगा। तो मैं उनको आई एक्सप्लेन टू देम लाइक एन एल्डर सिस्टर कि पहले तो आप कौन सी क्लास में हो, पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करो, देन यू सेटल डाउन इन योर पर्सनल लाइफ, उसके बाद आप समय ज़रूर निकालो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, उसके साथ अतिरिक्त एक्स्ट्रा हम क्या करना चाहते हैं। एंड आई थिंक एवरी वुमन इफ शी वांट्स शी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन अ सोशल फील्ड। और बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो आना चाहती हैं,
लेकिन वही है कि हमारे समाज की सोच का दायरा इतना सीमित है कि महिलाओं के लिए आना बहुत आसान नहीं होता है, उनकी चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। हो सकता है कि मेरे लिए थोड़ी कम हो, लेकिन एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली लड़की के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो मैंने बात शुरुआत में कही थी, दैट women have to be twice as good, or maybe not just twice, they have to be many times as good to reach half as far as men. तो मैं तो कहती हूँ कि जो समाज है, जो परिवेश है, वो एक दिन में नहीं बदल सकता, लेकिन हम ये सोचकर बैठेंगे नहीं। ठीक है, हमें ज़्यादा काम करना है, हमें ज़्यादा चुनौतियाँ झेलनी है, हमें ज़्यादा संघर्ष करना है, लेकिन हम करेंगे। हो सकता है कि हमारे इतने संघर्ष करने के बाद हमारे बाद जो पीढ़ियां हैं उनका रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। तो किसी ना किसी को तो मोर्चा संभालना है। इस मोर्चे संभालने में घर, परिवार, एक अपनी जो निजी जिंदगी होती है, उसके लिए कितना वक्त निकाल पाती हैं? क्या शौक हैं वो जो पूरे कर पाती हूँ या जिनको पूरा करने के लिए सोचती हूँ उस बचे हुए टाइम में? अगर मैं बहुत ईमानदारी से बात करूँ तो सामाजिक जीवन में आने के बाद अपने व्यक्तिगत हर बात दूसरे लेवल पे चली जाती है। मतलब आपके लिए पहली प्राथमिकता आपका अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता है, समाज के प्रति जो आपका कमिटमेंट होता है वो पहली प्रायोरिटी ले लेता है। और हर वो व्यक्ति जो मुझसे पूछता है, हर वो युवा जो मुझसे पूछता है इस क्षेत्र के बारे में, तो मैं उनसे पहली बात ये कहती हूँ कि पहले आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मविश्लेषण करो। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपका अपना व्यक्तिगत जीवन सेकंड प्रायोरिटी बन जाएगा और आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो या क्या आप उसके लिए तैयार हो सकते हो? जब आपको अंदर से विश्वास पैदा हो कि हाँ, मैं इस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हूँ, तब आप इस क्षेत्र में आना। तो मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हम समझते हैं और मैं ऐसा मानती भी हूँ कि एक घर को चलाने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से महिला ही करती है। लेकिन क्योंकि आज मैं सामाजिक जीवन में हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन सेकंड प्रायोरिटी बन चुका है और बहुत समय तो मैं अपने लिए नहीं निकाल पाती हूँ, ईमानदारी से बताऊँगी, लेकिन कुछ समय ज़रूर छुड़ा लेती हूँ। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक़ है और चुपके से समय निकाल के मैं देख भी लेती हूँ। फिल्में देख लेती हैं? बिल्कुल देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेटेस्ट रिलीजेस मैं बिल्कुल देख लेती हूँ कि कौन सी बढ़िया फिल्म आ रही है तो मुझे देखनी है। एंड आई थिंक वी मस्ट कीप स्पेस फॉर थिंग्स वी एंजॉय, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं वो करना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एज अ पर्सन हमें खुशी देता है और जब हम खुश होते हैं तो अपने किसी भी काम को और ज़्यादा ऊर्जा के साथ करते हैं। सो आई डोंट थिंक वी शुड एवर कॉम्प्रोमाइज विद लिटिल थिंग्स दैट गिव अस हैप्पीनेस। दोज आर द थिंग्स विच कीप अस गोइंग, सो आई कीप डूइंग दोज थिंग्स। मुझे कभी कुछ किचन में बनाने का भी मन होता है, आई डोंट केयर, मैं बनाती हूँ, मैं घूमती फिरती रहती हूँ इधर कुकिंग का उधर। शौक है आपको? हाँ, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कभी कभी समय मिलता है तो मैं किचन में आई एंटर एंड समटाइम्स आई डू इट, आई डोंट माइंड, मुझे आनंद आता है। मुझे इधर उधर घूमना फिरना पसंद है, मैं घूमती रहती हूँ एंड माई हस्बैंड कोऑपरेट्स अ लॉट, तो ट्राई टू। कानपुर से स्कूलिंग किया आपने, दिल्ली लेडी श्री राम से अपना कॉलेज किया। स्कूल और कॉलेज के दिनों की कुछ ऐसी घटनाएं जो याद आती हों, या एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से क्योंकि आपकी रही है, तो उससे कभी कोई ऐसी घटना जो लोगों के बीच में हुई हो, जो आपके साथ पढ़ने वाले थे उनके लिए आप मतलब बेहद आकर्षण का केंद्र रही हूँ, क्योंकि आपके पिताजी राजनीति में रहे हैं? मैं जब स्कूल में थी तो मैं एक बहुत अच्छी स्कॉलर थी। मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट 3 रैंकर्स में रहती थी। मेरे स्कूल में हमेशा ही मेरे एक अलग पहचान थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे रहती थी। मुझे पोइट्री कॉम्पोजिशन करना अच्छा लगता था एज अ चाइल्ड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल। मुझे पेंटिंग्स, स्केचिंग करना अच्छा लगता था। मैं स्कूल कोयर ग्रुप में हमेशा रहती थी क्योंकि मुझे गाना भी बहुत अच्छा लगता था। और मैं बोलने की बहुत शौकीन रही थी हमेशा से। तो हमारे स्कूल में जब डिबेट्स या एक्सटेम्पोज होते थे तो मैं उसमें भी बोलती थी। तो मैं बचपन से ही बहुत एक क्रिएटिविटी का
एंगल मेरे व्यक्तित्व में हमेशा से था, तो मैंने स्कूल टाइम में बहुत किया है। और वो सारी चीज़ों की वजह से आज भी अगर आप इफ़ आई गो बैक टू माई स्कूल, तो मेरे पुराने टीचर्स और प्रिंसिपल सब मुझे पहचान जाएंगे। कॉलेज में भी मेरा यही हाल था। आप अच्छी वक्ता थी, तब क्या आज जब आप लोगों से मिलती हैं वापस स्कूल में या टीचर्स कुछ मिलते हो, तो मतलब वो रिकॉल कर पाते हैं कि वही अनुप्रिया है? हाँ, हमें लगता था कि मतलब इसमें वो कला थी और आज वो जुझारूपन, चाहे वो संसद हो या अपना क्षेत्र हो, उसमें दिखाई देता है। कभी किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगी, लेकिन एक स्कॉलर के रूप में मेरी एक अलग पहचान हमेशा थी। मैं जब क्लास 11th में थी तो मैं अपने स्कूल में, हमारे यहाँ स्कूल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होती थी, 4 हाउसेस बनाए जाते थे एंड आई वाज वन ऑफ द हाउस कैप्टन्स। तो मैं ये सब चीज़ों में, मतलब स्कूल में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें मैं बहुत ही सक्रिय रहती थी। मुझे बहुत शौक़ था। तो वो उसकी वजह से स्कूल हो या कॉलेज हो, मेरे टीचर्स अगर मिल जाते हैं तो आज भी वो पहचानते हैं। मैंने बीच में सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की थी 1 साल, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं। तो राजनीति के बारे में तो कभी नहीं सोचा था, बट ही ऑलवेज वांटेड टू सी हिज डॉटर एज अ ब्यूरोक्रेट। तो 1 साल मैंने उसकी भी तैयारी की थी। तो वहाँ भी जिन टीचर्स से मेरा संपर्क था, जो मेरे अपने सब्जेक्ट के टीचर्स थे, वो भी मुझे इतने वर्ष बाद भी अगर मैं जाऊँ तो मुझे पहचान जाते हैं। तो एक ही, आई थिंक दिस इज़ ऑल ह्यूमन बॉन्डिंग वी क्रिएट। अनुप्रिया, 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। सबकी नज़रें एक तरह से कह सकते हैं उस चुनाव पर है। प्रदेश के चुनाव को लेकर आप अपनी पार्टी को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर किस तरह से तैयारी कर रही हैं और क्या सोचती हैं इन चुनावों में या आने वाली भविष्य की राजनीति में? पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, इन लोगों का वर्चस्व बढ़ने वाला है, इन पर केंद्रित रहेगी राजनीति? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें अगर मैं कहूँ तो देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, तो 20 करोड़ 21 करोड़ तो मेरे राज्य में है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। साथ ही इस राज्य की कैरेक्टरिस्टिक बड़ी अलग है। अगर मैं पूर्वांचल में जाऊँ तो मुझे अलग चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। मैं बुंदेलखंड में जाऊँ तो लोगों का जीवन स्तर अलग किस्म का है। मैं पश्चिमांचल में जाऊं तो मुझे लगता है कि लोग काफ़ी प्रॉस्पेरस हैं। मध्यांचल में जाएं तो अलग तरीके की जीवन शैली है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो काफ़ी विविध है। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति का अपना वर्चस्व रहा है। सामाजिक न्याय की नर्सरी के रूप में हम बिहार को भी देखते हैं और उत्तर प्रदेश को भी देखते हैं। यदि पिछड़ों और दलितों और कमज़ोर वर्गों के अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि यदि उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में हुआ है। उस दृष्टिकोण से आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ हैं, उसमें कई बार बहुजन समाज पार्टी को लोग सत्ता में देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी को भी देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी आज की डेट में मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय नज़र नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग आज एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और 2017 के चुनाव में बड़ा कम समय है। बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के अलावा जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, या भारतीय जनता पार्टी है, या अन्य जो भी दल हैं, मेरी पार्टी है, सबके पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें। अपना दल एक छोटी सी पार्टी है, लेकिन हम अपनी पार्टी को एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रस्तुत करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और इसके लिए ये जो आज एक चुनावी वर्ष के रूप में ये अंतिम वर्ष बचा हुआ है, इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में पहुंचने का मैं प्रयास कर रही हूं। मेरी पार्टी हर ज़िले में संगठन को मजबूती से खड़ा करने का कोशिश कर रही है। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि ये जो 10 महीने बचे हुए हैं, इसमें हमें जहाँ भी हम नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ पहुँच जाना है। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ मजबूत हो जाना है। जहाँ मजबूत हैं वहाँ और मजबूत हो जाना है। तो एक अलग हमारी भूमिका और बड़ी भूमिका में हम नज़र आएँ,
ऐसा हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2017 में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्रिया अनुप्रिया पटेल दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने को। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से अनुप्रिया ने भी कहा कि 2017 उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम होने वाला है और एक बड़ी भूमिका के रूप में अनुप्रिया पटेल भी अपना दल से सामने आएंगी उन चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने का।